नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं अबू हुरैरा और आज फिर बिग बुलेटिन में एक बड़े मुद्दे और बड़े इशू के साथ हम हाजिर हैं। और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे अदम रवादारी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, इसके अलावा जेएनयू को लेकर आरएसएस के तर्जुमान में जिस तरह से मजमून छपा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। रही हैं इसके मुखालफत में मुल्क के नामवर अदीब, शोरा, फिल्म अदाकार, साइंसदान और तकरीबन हर शोबे के लोगों ने अपने अवार्ड और एजाजात वापस किए हैं, तो कुछ ने वापस करने का ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बयानबाजियों का सिलसिला अभी चल रहा है। इसका असर बिहार चुनाव पर भी दिखाई दिया, जब लीडरान ने अपनी तकरीरों के जरिए इसे इशू बनाया। खैर, बिहार में इसका कितना असर हुआ, तो आज मुद्दा यही है कि मुल्क में मौजूद अदम रवादारी या बेचैनी को लेकर, एक तरह से बेचैनी पाई जा रही है, उसे लेकर कांग्रेस ने आज मार्च किया है। और इस मार्च के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान आया है कि जिस तरह का माहौल है, ये एक सोची समझी साजिश है। इससे पहले सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और इस मसले को उनके सामने रखा। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में यह कांग्रेस का आदम रवादारी के खिलाफ मार्च था, या फिर यह भी एक सोची समझी एक चाल है, या इसे भी एक हरबा कहा जाए, क्योंकि मुल्क में बढ़ रही आदम रवादारी के खिलाफ कांग्रेस के खामोश रहने पर चार जानिब से कांग्रेस पर उंगलियां उठ रही थी। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस इस इशू को कितना भुनाएगी। क्या इस इशू पर कांग्रेस को पहले ही उठ खड़े होना नहीं चाहिए था? वैसे माजी में कांग्रेस पर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। खैर, आज एक और इशू सियासी गलियारों में चर्चा में है। आरएसएस के तर्जुमान पंचजन्य में एक मजमून छपा है, जिसमें जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का अड्डा कहा गया। इसका मकसद मुल्क को बांटना है। इस अखबार में यह भी दावा किया गया कि 2010 में नक्सलियों के जरिए मारे गए 75 सीआरपीएफ जवानों का जश्न मनाया गया था। वाज़ेह है कि इससे पहले हिंदू युवा वाहिनी के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भी मुतनाज़ा बयान दिया जा चुका है। सवाल यह उठता है कि मुल्क में बेचैनी का माहौल है, इस पर आरएसएस के जरिए आए दिन इस तरह के बयानात, और इस पर तुर्रा यह कि मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली का कहना है कि मुल्क में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अदम रवादारी का मामला, और उस पर अब कांग्रेस भी निकल पड़ी है। और कांग्रेस ने भी आज अपने लीडरान के साथ, जो मारूफ लीडरान है कांग्रेस के, उनके साथ पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया है। सबसे पहले हम कांग्रेस का जो रिएक्शन है और उस पर बीजेपी का क्या रद्द-ए-अमल आया है, रिएक्शन आया, वो हम आपको सुना देते हैं। आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो हमारे समाज को बांटने के लिए जानबूझकर रची गई है। कुछ खास संगठन और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, माहौल मैन्युफैक्चर्ड है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। द फाइनेंस मिनिस्टर इज अंडर द इंप्रेशन दैट देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। Maybe he should go to the villages and see what's happening. असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन एक राजनीतिक नौटंकी है, क्योंकि कांग्रेस जिनका पूरा काल असहिष्णुता से ही भरा हुआ था,
तो अदम रवादारी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि जेएनयू का मुद्दा भी चर्चा में है। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। इसके अलावा बेंगलुरु से बीजेपी लीडर मीर बहादुर हुसैन साहब भी जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस का वर्जन जानने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने आज अदम रवादारी के खिलाफ, इंटॉलरेंस के खिलाफ मार्च किया है, हमारे साथ खलीकुर रहमान साहब भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे कुछ देर में। अपने तमाम मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मीर बहादुर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस ने आज पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला है और मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, इंटॉलरेंस की जो फजा है, अदम रवादारी का जो माहौल है, इसको लेकर सोनिया गांधी ने साफ साफ तौर पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है कि सोची समझी साजिश है मरकजी हुकूमत की। मीर बहादुर हुसैन साहब, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जी देखिए, कांग्रेस के पास अभी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पब्लिक के सामने लेकर के आएगी और अपनी पार्टी को चमकाने का। इसके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि बीजेपी के ऊपर, बीजेपी की गवर्नमेंट अगर अच्छा भी काम करे उसको नेगेटिव पॉइंट्स देख करके उसको बुराई उसके ऊपर थोपने की एक, जैसे अभी जावड़ेकर साहब ने कहा कि सोची समझी साजिश है। सोची समझी सियासत कर रहे हैं लोग जानबूझ करके, इसलिए कि इनके पास और इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी पार्टी में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको पब्लिक उसको अट्रैक्शन कर सके, जो पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर सके। सिर्फ इनके पास यही रह गया कि आपने जो किया गलत है, आपने जो किया गलत है, वहां पर हो जो हुआ गलत है। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में क्या क्या हुआ है? बीजेपी में जब बीजेपी ने जब उठाया तो उसके खिलाफ आपने एक्शन लिया था, बोले बीजेपी हमको बदनाम कर रही है। बीजेपी हम अब अगर हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये वो फलाना दंगा हुआ, फलाना दादरी से लेकर के ये यहाँ तक के वो खींच के रोड पर मार्च करने तक लेके आए। ऐसे मार्च तो हर एक पार्टी करती है जिसको अपनी सियासत चमकाना होता है जी। ये कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने के लिए ये मार्च वगैरह कर रही है। इनके पास एक एक करके यानी आज का जो पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति तक कांग्रेस का जो मार्च था, राष्ट्रपति भवन तक, ये महज कांग्रेस का दिखावा, और इस पर भी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत ही कर रही है। मीर बहादुर साहब, बिल्कुल सियासत है, प्योरली सियासत, बिल्कुल दिखावा कर रही है कांग्रेस। पूरी इसमें कोई दो राय, बिल्कुल दिखावा है। इनके पास पार्टी को चमकाने के लिए इसके अलावा कोई मुद्दा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस लीडर हैदराबाद से खलीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खलीकुर रहमान साहब, बीजेपी का कहना है कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, इंटॉलरेंस के खिलाफ, अदम रवादारी के खिलाफ, यह कांग्रेस का सिर्फ सियासी हरबा है, सिर्फ दिखावा है। खलीकुर रहमान साहब, मैं हमारे बीजेपी लीडर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जिसको मिले थे, जो पद्मा अवार्ड्स मिले थे, वो लोगों ने इस इंटॉलरेंस के खिलाफ जो अपने अवार्ड वापिस किए हैं, क्या वो भी सियासतदान है? क्या वो भी कांग्रेसी है? और आज जो सोनिया जी ने जो मार्च किया था राष्ट्रपति भवन तक और जाके राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है, वो कोई कांग्रेस हर आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है। सिर्फ कांग्रेस अपनी तरफ से, कांग्रेस की नेता की तरफ से वो नहीं दिया गया है, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी वहां पे की गई है। क्योंकि हमारे जो मुल्क में गंगा जमनी तहजीब आज से नहीं बल्कि आजादी से, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी थी मुल्क की आजादी के लिए, खासतौर पे पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरों ने जो कुर्बानी दी थी मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की अखंडता के लिए, और कभी भी उन्होंने, गांधी जी ने ख्वाब नहीं देखा था कि जब मुल्क आजाद होगा और यहाँ पे सेक्युलरिज्म खाम होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर साहब ने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा, उस वक्त उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था होगा कि दादरी जैसी या बाबरी जैसी घटना इस मुल्क में होगी। इससे हमारा जो सर है शर्म से झुकता जा रहा है। और बीजेपी के नेता कहते हैं, आरएसएस के नेता कहते हैं कि सियासत कांग्रेस खेल रही है। मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और वो कहते हैं कि जेएनयू जो है, यूनिवर्सिटी को तो कम से कम छोड़िए साहब, आप यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि वो जो है आतंकवादियों के अड्डे बन गए हैं, बल्कि किस हद तक जाएंगे आप?
कहां पे इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। और आप देखिए कोई भी चीज कि आप क्या कहते हैं कि मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने समझिए इसके ऊपर अपनी आलोचना जताई है, और हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने इसके ऊपर आलोचना जताई है। बिल्कुल मीर बहादुर साहब, इस पर आपका बहुत मुख्तसर में रिएक्शन जानना चाहेंगे, उसके बाद जेएनयू वाले मुद्दे पर भी हम आएंगे। मीर बहादुर साहब, देखिए हर दौर में हर एक हुकूमत में ऐसे वाकयात पेश आए हैं। ये सिर्फ बीजेपी की चारों तरफ से घेरने के लिए ये सब सियासी चालें चली जा रही हैं। इसमें बीजेपी को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस जितना बोल करके, कांग्रेस के दौर में जितने फसादात हुए हैं, तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई भी हुकूमत में इतने बड़े दंगे नहीं हुए। जो जोधपुर, जबलपुर, जयपुर, जमशेदपुर, मुरादाबाद, एक गिनो आप 64,000 वाकये ऐसे हैं जो निंदाजनक हैं। ये अवार्ड वापस करने वालों ने उस वक्त क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस के दौर में जितने वाकये होते कि वापस करें। सिर्फ एक दादरी का मसला लेकर के सब हर एक को ये लग रहा है कि मुल्क में इसका हलचल मच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपोजिशन वालों की एक मुद्दा चाहिए, वो मुद्दे के लिए अवार्ड वापस लेकिन मीर बहादुर साहब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से, बिल्कुल मीर बहादुर साहब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से चाहे दादरी मामला हो या मुल्क के जिस तरह के कुल मिलाकर हालात हैं, इसका असर जो लोकल बॉडीज के कल रिजल्ट आए, चाहे यूपी की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो बीजेपी के नताइज पर असर इसका कहीं ना कहीं पड़ा है। तीसरे नंबर पर आ गई है, लोकसभा में नंबर 1 पर यूपी में थी, और अब अगर देखा जाए लोकल बॉडीज के इंतखाबात में तीसरे नंबर पर बीजेपी आ गई है यूपी में। ये आने वाला वक्त बताएगा। यूपी में जब लोग वहां के विधानसभा के चुनाव होंगे, उस वक्त वहां पर बीजेपी की हुकूमत बनेगी, वहां बीजेपी अक्सरियत में आएगी। उस वक्त पता चलेगा इन लोगों को कि बीजेपी के ये क्या है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, जो बाई इलेक्शन वगैरह, इसमें इसका कोई भी असर बीजेपी पार्टी को पड़ने वाला नहीं है। अब बिहार के आने वाले नतीजे बता देंगे कि बीजेपी कहां पर है और कांग्रेस कहां पर है। 8 नवंबर को पता चल जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, आज आरएसएस की तरफ से, आरएसएस का जो मुख्य पत्र है, जो अखबार है, उनका तर्जुमान अखबार है, उसमें कहा गया है कि जेएनयू दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का अड्डा है। इस पर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जेएनयू प्रोफेसर है। आफ्ताब कमाल साहब, आरएसएस के इस बयान को जो पेपर में मजमून छपा है, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा तकरीबन 5 साल पुराना है जी। 2 अहम वाक़यात को उन्होंने हवाला दिया है। एक तो कश्मीर के ऊपर यहाँ कुछ चर्चा हुई थी, यहाँ सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें ये पहली बार नहीं हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ। और यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हर ओपिनियन को प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो कश्मीर के हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, नक्सलाइट पे डिस्कशन हो, माओइस्ट पे हो या टेररिज्म पे हो, हर मुद्दे पे सेमिनार, लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स और बाहर के स्पीकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, हर इंटेलेक्चुअल माहौल को हम यहाँ ऐसा क्रिएट करते हैं जिस पे बहस हो, सभी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जाए और सबसे बेहतर हल इसका कैसा निकाला जाए बोल के, उसी अंदाजे से कश्मीर पे भी गुफ्तगू हुई। और कुछ लोग इसके मुखालिफ थे और कुछ डिस्टर्बेंस भी हुआ। लेकिन 5 साल पुराना मुद्दा उठा के अब उसको छेड़ निकालना मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि कई वाइस चांसलर्स और गवर्नमेंट के एजेंसीज भी इसको प्रोब करे और उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि देयर वाज इसका कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। और अगर होती तो चार्जेस लेके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको उनके खिलाफ पेश रवाई करते थे जी। और दूसरी बात ये रही कि जो नक्सलाइट्स थे, देखिए हर इलेक्शंस, हर कोने में इलेक्शंस होते हैं, कभी कभी म्यूनिसिपल, स्टेट और पार्लियामेंट्री वगैरह वगैरह। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के हैं और जो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट के भी हैं, ऐसा है
AISA, बाद में SFI है, AISF है, वो अपने लेकिन अपने कमाल ideology कमाल के आफ्ताब कुछ- कमाल साहब, सवाल ये था कि जिस तरह से मुल्क का माहौल है अदम रवादारी का, कांग्रेस ने आज मार्च निकाला है और इन सब के बीच JNU को लेकर RSS का बयान, इसे कैसे देखते हैं आप? कोई सोची समझी साजिश इसके पीछे देखिए, काम कर रही है? JNU क्या कुछ चल पिछले, रहा है इस वक्त मुल्क में? 40 हाँ, JNU इसलिए टारगेट बना हुआ है कि यहाँ प्रोग्रेसिव लोगों की तादाद ज्यादा है, जो हर मुद्दे पे, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसी हो या कश्मीर पॉलिसी हो, वो एक पोजीशन लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, जिससे मुल्क का सबसे बेहतरीन पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए, चाहे कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ये पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स तो सभी फॉरेन सर्विस में हैं, एम्बेसडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, IAS, IPS, जर्नलिज्म में हैं और पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और वो हर किस्म के स्टूडेंट्स हैं, PhD करके जो यहाँ से गए हैं, कोई लेफ्टिस्ट हैं, कोई राइट के हैं, कोई सेंटर के हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करने वाले हैं। तो हर किस्म के लोगों को, ये ऑल इंडिया कैरेक्टर है यूनिवर्सिटी का, तो चुन के सिर्फ बिल्कुल बीजेपी लीडर मीर बहादुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। मीर बहादुर साहब, जिस तरह से इससे पहले हिंदू युवा वाहिनी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल उठाए थे और अब JNU पर RSS के मुखपत्र ने जिस तरह से मजमून छापा गया है, इन सबको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि मुल्क के हालात जो हैं वाकई में एक तरह से मुल्क में बेचैनी है? मीर बहादुर साहब, वैसे बेचैनी का ऐसा कुछ माहौल नहीं है जी। वो RSS वालों ने कुछ कहा होगा तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा जी। जब 2010 में जी। दंतेवाड़ा में जो 75 इसके CRPF के नौजवानों को शहीद कर दिया था, जी। उसी दिन रात को वहां पर एक जश्न हुआ जी JNU में जी। वो जश्न किस लिए था? आप उनसे पूछिए कि किस लिए, किस बारे में किया गया था, जब यहाँ पर 75 जो नौजवान शहीद हो गए थे नक्सलियों की तरफ से। नक्सलियों की तरफदारी में हुआ था क्या शहीदों के मरने पर हुआ था? इसका एक जवाब आप उनसे ले लीजिए, फिर RSS को सवाल कीजिए आप। बिल्कुल, लेकिन मीर बहादुर साहब, आए दिन RSS की तरफ से या बीजेपी के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं। बल्कि आज ही अगर साध्वी प्राची के बयान को हम देखें, साध्वी प्राची का कहना है कि शाहरुख खान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यह क्या आदम रवादारी नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है? ये बहादुर साहब, RSS को बीजेपी से कुछ लेना दे, देखिए RSS को बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं। बीजेपी हुकूमत चला रही है, RSS एक हिंदू संगठन चला रहा है जी। RSS जो कहेगा वो हिंदू संगठन, वो हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से बात करेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज आता है, कोई उसके ऊपर कुछ ऐलान होता है, कोई अमेंडमेंट आता है, तो आप हुकूमत को सवाल कीजिए। हुकूमत चला रही है, बीजेपी संगठन चला रहा है RSS, इसको बीजेपी को RSS से कुछ लेना देना नहीं है। जरूर उन लोगों ने उन लोगों की बैकिंग है इलेक्शन के दौरान, लेकिन हुकूमत में इनकी कोई मदाखलत नहीं है और इनके कोई कहने सहने में कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस लीडर खलीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खलीकुर रहमान साहब, मुल्क में एक तरह की जाहिर सी बात है बेचैनी, कांग्रेस ने आज उस पर मार्च किया है और अब साध्वी प्राची का बयान आया कि शाहरुख खान को, आपको याद होगा कि कल ही शाहरुख खान 50 साल के हुए थे और शाहरुख खान ने कहा था कि मुल्क में हालात जो है एक बेचैनी सी बनी हुई है और वो अपना अवार्ड वापस करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आज उस पर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्राची ने बयान दिया है कि शाहरुख खान को भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक तो यह कि मुल्क में हालात सही नहीं, उस पर जो बोले उसे पाकिस्तान जाने की नसीहत की जाती है। कैसे देखते हैं खलीक साहब? साध्वी प्राची का जो बयान है उससे मुझे खतन हैरत हो रही है, क्योंकि शाहरुख खान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे जो मुसलमान हैं तो सबको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, समझिए आप। और शाहरुख खान ने इस मुल्क के लिए, कि शाहरुख खान जो है हिंदुस्तान के एक सच्चे मुसलमान है और शाहरुख खान को जो समझिए आप पद्मा जो अवार्ड दिया गया है, जो उन्होंने खिदमत खासतौर पे जो एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसके लिए, और सिर्फ शाहरुख खान का अवार्ड वापस करना कहना इस बात की गवाही देता है कि इस मुल्क का एक आर्टिस्ट भी किस कदर अंदर हर्ट हो रहा है यहाँ पे जो अदम रवादारी की जो बात चल रही है इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि यही जो बयानात है RSS के लीडर्स के हो या बीजेपी के लीडर्स के हो, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को खुल के आना चाहिए
और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहिए कि क्योंकि वादे तो बहुत किए। मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं कि ये जो है कि इतने ये लोगों ने वादे करके समझिए आए थे और उन्होंने कहा था कि हम इतने लाखों लोगों को समझिए आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतने जॉब्स क्रिएट करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान का जो एक आम शहरी है, उस शहरी का अटेंशन जो है, उस शहरी की जो तवज्जो है, उस तवज्जो को समझिए हटाने की खातिर इस किस्म के बयानात ये दिलवाए जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि देखिए कोई भी चीज इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के इशारे के बगैर नहीं चलती। खास तौर पे अगर आप देखेंगे बीजेपी जो जैसी सरकार हो और मोदी साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर बैठे हो, क्योंकि मोदी साहब का ये कहना है कि इस मुल्क में अगर सरकार बनी है तो मेरे नाम से बनी है। अब की बार मोदी सरकार उनका समझिए आप नारा था। और क्या प्राइम मिनिस्टर, आप यकीन मानिए कि हर चीज पे वो ट्वीट करते हैं। दादरी का इतना बड़ा मसला हुआ, क्या एक लाइन प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट नहीं कर सकते थे? क्या उनके पास एक लाइन ट्वीट करने के लिए वक्त नहीं था? जी क्या जी, लेकिन खलीकुर रहमान साहब, इस पर सवाल आपके पार्टी पर भी उठते हैं कि एक अच्छे अपोजिशन का किरदार कांग्रेस ने मरकज में अदा नहीं किया। दादरी का जब वाकया हुआ था उस वक्त कांग्रेस क्या पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च नहीं कर सकती थी? नहीं साहब, देखिए वहां जब हुआ, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के राहुल जी खासतौर पे दादरी पहुंचे, वहां गए, वहां उन्होंने मिला और उसके बाद सिर्फ वहां के जो हालात थे, वहां की जो फैमिली थी, अखलाक की फैमिली के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, पूरे हालात से जानकारी उन्होंने हासिल की। क्या आप बताइए कि देखिए ये जो मार्च जो की गई है, ये जो मार्च इंटॉलरेंस, देखिए वहां से इंटॉलरेंस का सिलसिला शुरू हुआ था और यहाँ पे आज आप देखेंगे इंटॉलरेंस जो है वो फलक छू चुका है समझिए आप। तो आज वो शुरुआत थी दादरी और आज एक महीने के अंदर आप देखिए ये मुल्क कहां पे जा रहा है। और आज खासतौर पे हिंदुस्तान का जो इमेज है मुल्क के बाहर, जो खासतौर पे बीबीसी है, CNN है और जो दूसरे जो बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के बाहर के जो विदेशी अखबार है, विदेशी जो मीडिया है, आज हिंदुस्तान को किस नजर से देख रहा है। आज शर्म आती है हमें अपने आप को समझिए आप, जब हम पढ़ते हैं या जब वहां की जब न्यूज देखते हैं तो मैं समझता हूं जी। लेकिन खलीकुर रहमान साहब, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जितना एक्टिव होना चाहिए था एज अ अपोजिशन, उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आया कांग्रेस। देखिए कांग्रेस एक्सट्रीमिज्म का नाम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा, कांग्रेस हमेशा से समझिए सब कुछ साथ लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई एक मसले को कांग्रेस एक्सट्रीमिज्म पे नहीं पहुंचाती। मगर जहां पे इंसानियत की बात होती है कांग्रेस एक्सट्रीमिज्म पे जाती है। और ये जो मसला है, जो इंटॉलरेंस की जो बात है, इंसानियत को इस मुल्क में बहाल करना है हमको। तो गांधी जी ने इस मुल्क में इंसानियत का बिल्कुल खलीकुर रहमान साहब, इस पर मीर बहादुर साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जी बहादुर साहब। कांग्रेस वालों से ये पूछिए आप, जब इनकी हुकूमत थी 55 साल इन्होंने इंडिया पर हुकूमत किया, इन लोगों ने कौन से डेवलपिंग के वादे किए, कौन से डेवलपिंग कर दिए, कितने रिजर्वेशन इन्होंने पास किए, कितने रिजर्वेशन का इन्होंने इशू बनाया। सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को, माइनॉरिटी को वोट बैंक के तौर पर यूज किया। अब ये जरा सा कुछ गड़बड़ होती है, अब मुसलमान ज्यादा बीजेपी में जाने लगे, इनको छोड़ के इनके पेट में खलबली मच रही है, दूसरा और कुछ नहीं है। अरे क्या है, देखिए साहब, आप कोई भी देखिए बात अगर करें आप तो बात सीधी बात करिए और आप ये भूल जाइए कि भाई आपका ताल्लुक बीजेपी से है। पहले आप एक अच्छे इंसान है और इंसान होने के नाते बात करिए, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं कोई सियासत हम यहाँ पे बैठ के डिबेट में नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमको ये देखना है कि ये मुल्क हम सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। हमने भी उतनी कुर्बानी दी है जितनी आपने कुर्बानी दी है, हर एक का मुल्क है ये। तो हमको हमारे मुल्क को फिलवक्त आज जो एक अदम रवादारी जो इससे पहले कांग्रेस के दौर में कितने वाकई हो गए? अरे साहब देखिए, इससे पहले कांग्रेस वालों के दौर में कितने वाकई हो गए, क्या क्या कर दिया आपने? अरे आप हिस्ट्री पढ़िए, आप वाकिफ होंगे, आपको पूरा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस जी आपके पूरे हिस्ट्री मेरे पास है जी। देखिए 64,000 दंगे कांग्रेस के दौर में हुए, जो बड़े दंगे छोटे के अलावा, जिसमें एक भी आदमी आप जैसा हमदर्द बन करके कोई भी नहीं आया टीवी पर यह कहने के लिए कि मुसलमानों का कत्लेआम बंद करो। जब कांग्रेस मारती है तो आपको दर्द नहीं होता, अगर दूसरों की हुकूमत में कुछ होता है तो आपकी आंखें खुल जाती है। तो आप बदकिस्मती की बात यह है कि आज
जिसकी हुकूमत है, जिसकी सरकार है, वही लोग दंगे करवा रहे हैं। आज जिसकी सरकार है वही लोग दंगे करवा रहे हैं। अगर कांग्रेस के दौर में कहीं दंगा हुआ है, शायद आप लोगों ने भी यही किया होगा, शायद आप लोगों ने भी यही किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल रमान साहब, मीर बहादुर साहब, जाहिर सी बात है कि सिर्फ सियासत का ही मसला नहीं है, मुल्क के और समाज के ताने बाने का भी मसला है। कमाल आफ्ताब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब साहब, बीजेपी और कांग्रेस इसी तरह से लड़ते रहेंगे इसी तरह के इश्यूज पर, लेकिन अगर देखा जाए तो सियासत से हटकर समाज का जो ताना बाना है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है इस तरह के माहौल से। कमाल साहब। जी, जरूर असर पड़ेगा और असर पड़ रहा है हर दिन, क्योंकि हर कोने कोने में ये जो कम्युनल हेट्रेड जो फैल रहा है, जो नफरत कौमों के बीच में जो फैल रही है, इसका बहुत बुरा असर होने वाला है मुल्क पे और डेवलपमेंट पे और इंटर कम्युनल रिलेशंस पे, क्योंकि जो पीसफुल डेवलपमेंट मुल्क में हो रहा था इतने सालों से, इतने सदियों से, हर कौम, हर तबके का जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन करके कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसको काफी शदीद धक्का पहुंचा है। और इस तरह के माहौल से नफरत ही नफरत बढ़ेगी और आपस में हम लड़ते रहेंगे, जो कि बाहरी ताकतों बिल्कुल, यानी कि सिर्फ सियासत को ही नहीं देखना चाहिए, मुल्क के समाजी ताने बाने को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। और यही वजह है कि इंटॉलरेंस हो, अदम रवादारी हो, असहनशीलता हो, इन सब पर लगाम लगाने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।